हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और एल्गी का हमने जो है 6 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 7 पे, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70 तक के क्वेश्चंस का आंसर देंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, कंट्रांसिया स्टेज किसमें मिलता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि जब कार्पोस्पोर्स जो है जर्मिनेट करते हैं तो वो बट्रैकोस्पर्मम में कंट्रांसिया स्टेज बनाते हैं, और वहीं अगर पॉलीसाइफोनिया की बात कर लें तो वहां पे जो कार्पोस्पोर हैं वो डेवलप होते हैं जर्मिनेट करके टेट्रास्पोरोफाइट, जो कि एक डिप्लॉयड होता है, फेज होता है पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में, वो बनाते हैं। तो इसीलिए कार्पोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं बट्रैकोस्पर्मम में, क्योंकि वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाता है बट्रैकोस्पर्मम में, और ये डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि वो डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं पॉलीसाइफोनिया में। ठीक, तो कंट्रांसिया स्टेज किसमें मिलता है आपका, बट्रैकोस्पर्मम में। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। कार्पोस्पोर जो होते हैं पॉलीसाइफोनिया के वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड या हैप्लॉयड। मैंने आपसे अभी बोला कि दोनों में डिफरेंसेस यही है बट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया में, कि बट्रैकोस्पर्मम का जो कार्पोस्पोर होता है वो हैप्लॉयड होता है, और जो पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोर होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो बट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल आप उसको आइसोलेशन में मत पढ़िएगा, कंपैरेटिव पढ़िएगा कि उनके बीच में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, जैसे टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, टाइप ऑफ स्पोर दे फॉर्म, और जैसे हैप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोटिक और डिप्लोबायोटिक, ऐसे वाला। ठीक है, ये सब सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। अ प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म इज, एक प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म कौन है इनमें से, स्पिरुलिना और नॉस्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, पायरोगाला, यूरोथिक्स, उडोगोनियम। देखिए, अब जो साइनोबैक्टीरिया है, अब देखिए प्रोटीन आजकल जो है आप देखेंगे, अगर आप बहुत सारे बुक्स में पढ़ेंगे या आजकल के जो रिसर्चेस चल रहे हैं वो इस पे चल रहे हैं कि जैसे पुराने टाइम से हम क्या करते आ रहे हैं, सब्जियों पे डिपेंड रहते हैं। फूड जैसे दाल हो गया, कोई आपसे बोलता है कि दाल खाइए उसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता है, फिश खाइए उसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता है, पर ये जो फूड्स हैं ये तो नॉर्मल फूड्स हो गए। तो साइंटिस्ट अभी क्या है, वो अदर फूड्स ढूंढ रहे हैं। ठीक, जैसे कॉकरोच मिल्क करके फूड है, जिसे सुपर फूड बोला जाता है। कॉकरोच एक टाइप का प्रोटीन सेक्रेट करता है, तो कॉकरोच मिल्क के नाम से फेमस हो रहा है वो। वैसे ही हम अल्टरनेटिव फूड की खोज में हैं, क्योंकि अभी ये तो साइंटिस्ट ही कर सकते हैं ना कि कोई किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन चीज है, उसका टेस्ट करते हैं कि खाने लायक है कि नहीं है, क्या हमारे नेचुरल सोर्सेज से उसमें ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है तो हमारे लिए अच्छा है, उसका मार्केटिंग किया जाएगा, और उन ऑर्गेनिज्म को लार्ज स्केल में हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करके, जो कमी है एक आप कह लीजिए कमी तो है, ठीक है, पूरे देश में फूड का कमी है, तो उसका अल्टरनेटिव सोर्सेस का जो इजाद है करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें आप ये जो हमारा एग्रीकल्चर है इस पर प्रेशर डाल के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म जो है इसमें से कौन सा है आपका, स्पिरुलिना है। यहाँ पे आप देखेंगे करीब इसके ड्राई वेट का 60 to 70% जो है प्रोटीन कंटेंट होता है, तो इसीलिए इसको डाइट में लाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। अब प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म इज, एक प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन है। तो ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बीएचयू में, इसका भी सेम आंसर होगा, सेम एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम हैज यहाँ पे होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट, क्लोरेला, स्पिरुलिना, कारा, अल्वा। तो ऊपर के जैसा ही इसमें भी स्पिरुलिना में होगा सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट, 60 to 70% प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। आयोडीन इज कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, आयोडीन जो होता है आपका कमर्शियली किससे मिलता है, मतलब जिसका यूज करके हम लार्ज स्केल पे आयोडीन का प्रोडक्शन करते हैं, जेलिडियम, अल्वा, क्रेसिलारिया और लेमिनारिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो आपका लेमिनारिया है, लेमिनारिया, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन। ब्राउन केल्प या लेमिनारिया को, इसमें आयोडीन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है ग्वाइटर, जो घोंघा रोग हो जाता है गले में, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के इनलार्जमेंट की वजह से। वो क्यों होता है, लैक ऑफ आयोडीन। तो सिंस ऑफ द मिडिवल टाइम जो है लेमिनारिया को
एज अ क्योर फॉर गॉइटर यूज किया जाता रहा है, और अभी लार्ज स्केल पे जो आयोडीन का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है ये इसी लेमिनारिया से होता है। और एन इनटेक ऑफ रफली 150 माइक्रोग्राम्स ऑफ आयोडीन पर डे इज बेनिफिशियल फॉर प्रिवेंटिंग हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ये होता है आपका घोघा रोग। तो हमें डेली का इनटेक कितना रखना है, 150 माइक्रोग्राम। इसीलिए जो आप नमक खाते हैं उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, ठीक। और पर एक चीज आप ये भी याद रखिएगा, ओवर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप ओवर कंज्यूम करते हैं आयोडीन का तो केल्प इंड्यूस्ड, अगर आप इस केल्प का मतलब रॉ फॉर्म में खाते हैं तो आपको थायरोटॉक्सिकोसिस भी हो सकता है। तो जो भी चीजें हैं मार्केट में आजकल बहुत सारी चीजें हैं, लोग जैसे विटामिन सी, मैं सबको यही एग्जांपल देता हूँ, विटामिन सी है या गिलोय है, बहुत सारी चीजें हैं, सब बोला जाता है हाँ भाई ये लीजिए वो लीजिए। पर लोग क्या करते हैं, उनको लगता है मैं इस चीज का ज्यादा अगर सेवन करने लगूं, ज्यादा खाने लगूं तो मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में। कोई चीज एक होता है ना डोज, कोई भी दवा खाते हैं आप, उसमें इतना डोज ये रहता है कि इतना डोज आपको चाहिए आपकी बॉडी को, तो उतना डोज ही आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट हो। कोई चीज अगर आप एक्सेस में लेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होगा। तो ऐसे आयोडीन क्या है, मोस्टली किससे ऑब्टेन किया जाता है, लेमिनारिया से। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। पोरफायरा क्या है, अ सोर्स ऑफ एल्जिनेट, एन एडिबल एल्गा रिच इन फ्यूकोजैंथिन और अ सोर्स ऑफ आयोडीन। तो अगर आप देखेंगे कि अगर एल्जिनेट का सबसे पहले हम बात कर लें, पहले इसका आंसर क्या है आपका कि पोरफायरा एक एडिबल एल्गा है। अब जो इसका लीफी थैलस, का थैलस जो होता है लीफी होता है, और एज अ वेजिटेबल ये यूज किया जाता है फार ईस्ट और नोवा स्कॉटिया में, जो कि कनाडा में है। जापान में भी इसको वेजिटेबल के रूप में खाया जाता है, जिसे नोरी बोलते हैं। इन नोवा स्कॉटिया में इसको हम लेवर बोलते हैं। और तो ये ठीक है कि ये पोरफायरा जो है एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है एज अ फूड, ये एक एडिबल एल्गा है। अगर हम बात करें जो पहला ऑप्शन है सोर्स ऑफ एल्जिनेट, तो जो कमर्शियल अवेलेबल होता है एल्जिनेट वो टिपिकली जो होता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्राउन एल्गी फियोफाइसी की मेंबर से, जैसे लेमिनारिया हाइपरबोरिया हो गया, लेमिनारिया डिजिटाटा हो गया, लेमिनारिया जैपोनिका हो गया, एस्कोफिलम नोडोसम हो गया और मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा। ये सब जो है इनसे हम कमर्शियली लेवल पे एल्जिनेट यूज करते हैं। तो ये सब सोर्स है एल्जिनेट के। एडिबल एल्गा हो गया, रिच इन फ्यूकोजैंथिन। तो फ्यूकोजैंथिन की अगर हम बात कर लें तो ये जो होता है एक्सट्रैक्ट होता है ब्राउन सी वीड से, जैसे अंडारिया पिन्नेटिफिडा, सेकारिना जैपोनिका, सारगैसम, फ्लेवेलम। ये सब जो होते हैं ज़ैंथोफिल कंटेंट में रिच होते हैं, ठीक। कौन सा, फ्यूकोजैंथिन में। ये फ्यूकोजैंथिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है ब्राउन एल्गी का, ठीक, बिकॉज ऑफ इट्स सोर्स ऑफ आयोडीन। तो मैंने आपको बताया ये अभी ऊपर की लेमिनारिया है सोर्स ऑफ आयोडीन। तो पोरफायरा क्या है, एडिबल एल्गा है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं हम। कैराजिनान जो है जेली लाइक सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम। कैराजिनान जो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ये किससे निकलता है, सारगैसम, फ्यूकस, कॉन्ड्रस और वोल्वॉक्स। तो देखिए अगर आप रेड एल्गी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड जो है रोडोफाइसिस से हमें प्राप्त होता है, एगार और कैराजिनान, ठीक है। एगार जो होता है ये कॉमर्शियली लेवल पे हम किससे निकालते हैं, जेलिडियम से, टेरोक्लाइडिया से। कुछ और भी एल्गी हैं जैसे एकैंथोपेल्टिस, एहनफिल्टिया, गिगार्टिना और गैसिलरिया, इनसे भी जो होता है एगार निकलता है। और अगर दूसरा पॉलीसैकेराइड की बात कर लें तो आपका कैराजिनान ही है, जो एक रेड एल्गर पॉलीसैकेराइड है। ये एगार के जैसा ही है, बस इसका ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है जेल बनाने के लिए। कैराजिनान जो होता है ये यूजली आयरिश मॉस से निकाला जाता है। आयरिश मॉस भी पूछा जाता है किसका कॉमन नेम है, तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस का नाम है। और कुछ स्पीसीज हैं गिगार्टिना का, जैसे गिगार्टिना सिलेटा, उससे भी जो होता है आपका कैराजिनान मिलता है हमें। तो कैराजिनान मेनली किससे मिलता है, कॉन्ड्रस स्पीसीज से, जो कि एक रोडोफाइसी का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए और भी दिया है इसमें, फिलीपींस में यूच्यूमा और कैपोफाइकस जो होता है, इनसे भी कैराजिनान निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। कैराजिनान, अ जेली लाइक सब्सटेंस, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मरीन एल्गा कार्ड। तो कॉन्ड्रस ही है ऊपर के जैसे ही। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कैराजिनान, अ जेली लाइक सब्सटेंस, इज डिराइव्ड फ्रॉम मरीन एल्गी नोन एज केल्प, फ्लैजिलेट्स, आयरिश मॉस और डाइटम्स। तो मैंने आपसे अभी बोला कि कॉन्ड्रस क्रिस्पस को ही बोला जाता है आयरिश मॉस, और उसी से निकलता है कैराजिनान। तो इसको हम
क्या सही आंसर होगा इसका? आयरिश मॉस। ठीक, और अगर केल्प की बात कर लें तो केल्प मैंने आपसे बोला ये लार्ज ब्राउन एल्गी सीवीड्स होते हैं लेमिलारियस ऑर्डर के मोस्टली। फ्लैजिलेट्स की बात कर लें तो फ्लैजिलेट उन सेल्स को बोलते हैं जहाँ पे एक या एक से ज्यादा जो है फ्लैजिला होता है, तो उनको फ्लैजिलेट्स बोलते हैं। आयरिश मॉस तो मैंने आपसे बताया ही। डाइटम्स क्या होते हैं? बैसिलेरियोफाइसी मेंबर को हम डाइटम्स बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शंस में। और ऐसे ही जो भी आपको एमसीक्यूज मिले उसके सारे ऑप्शंस पे मेहनत कीजिए। जो भी चीज आई है, जैसे कि हम अगर एमसीक्यूज बनाते हैं, देखिए आप धीरे धीरे चीजों में इवॉल्व भी होना सीखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप कहीं एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो ये जो सारे टर्म्स इसमें यूज किए गए हैं ये रिलेटेड हैं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप कभी भी आपको भी चांस मिलता है एमसीक्यूज बनाने का, तो आप एमसीक्यूज ऐसे बनाइए कि जो भी स्टूडेंट हो वो उनको लगे कि हाँ ये जो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो उसमें किसी भी एमसीक्यू में जो सारे ऑप्शन होते हैं वो उस क्वेश्चन से काफी करीबी से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि जो काफी पढ़े हुए अच्छे से जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वही उसमें डिफरेंशिएट कर पाए। बहुत लोगों को मैं देखता है एमसीक्यूज बनाते हैं तो वो उनको उसी से मतलब रहता है जो इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी के सारे ऑप्शन इधर उधर जो मर्जी करता है वो फिल कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो वो आपका क्वेश्चन स्ट्रांग होना चाहिए और उसके सारे ऑप्शन लगे कि हाँ ये क्लोजली रिलेटेड हैं काफी। ठीक है, तो क्योंकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप भी एमसीक्यूज बनाएंगे, किसी न किसी को देंगे, तो जरूरी है कि एमसीक्यूज अच्छे से बनाए। ओके, तो ये था आपका पार्ट नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं पार्ट नंबर 8 के साथ अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।